आप देख रहे हैं ज़ख्मी मोहब्बत भाग 3। दीक्षा वहीं बैठी रही। अब उसे थोड़ा अजीब लगने लगा था। सिर भी थोड़ा भारी हो रहा था। तो वो उठकर एक तरफ कोने में चली गई। आकाश बाहर आया तो देखा कि चारों लंबी लंबी सांसें ले रही थी। आकाश भागकर उसके पास आया। चारू, क्या हुआ तुम्हें? आकाश ने घबराकर पूछा। लेकिन चारू कुछ भी कहने की हालत में नहीं थी और अगले कुछ ही पलों बाद वो बेहोश हो गई। आकाश उसे बेहोश होता देखकर घबरा गया। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। उसने उसे अपनी बाहों में उठाया और तुरंत हॉस्पिटल लेकर चला गया। इन सब में वो ये भूल गया कि दीक्षा अंदर अकेली है। दीक्षा का सर अब धीरे धीरे घूमने लगा था। वो कुछ भी साफ नहीं देख पा रही थी। तभी उसे अपने पीठ पर किसी का हाथ महसूस हुआ। तो उसने अपनी आंखें ठीक से खोलकर सामने देखा। उसके सामने एक आदमी खड़ा था जो उसे अजीब तरह से छू रहा था। उसकी नज़र दीक्षा के शरीर पर थी। दीक्षा उसे देखकर घबरा गई। उसने एक धक्का उस आदमी को दिया और वहां से जाने लगी। लेकिन उसके कदम थोड़ा लड़खड़ा रहे थे। वो अपने होश खोने लगी थी। इसी का फायदा उठाकर उस आदमी ने उसे फिर से पकड़ लिया। इतनी भी क्या जल्दी है जाने की डार्लिंग? वो उसे पकड़कर बहुत भद्दी हंसी हंस रहा था। उसकी नज़रें दीक्षा के जिस्म को घूर रही थी, जो दीक्षा को बहुत नागवार गुजर रही थी। वो आदमी दीक्षा के बिल्कुल करीब आ गया और अपना चेहरा दीक्षा के करीब ले जाने लगा। दीक्षा उसे छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसके सामने बहुत कमज़ोर थी। आखिर में दीक्षा ने अपना पूरा जोर लगाकर उसे एक तेज़ धक्का दिया, जिससे वो आदमी उससे थोड़ा दूर जा छिटका। इसी का फायदा उठाकर दीक्षा लिफ्ट की ओर भाग गई। वो आदमी भी उसके पीछे दौड़ा, लेकिन लिफ्ट तब तक बंद हो चुकी थी। दीक्षा ने राहत की सांस ली, लेकिन घबराहट के मारे अभी भी उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसका फोन भी उसके पास नहीं था, जिससे वो आकाश को बता पाती कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुकी है। कुछ देर बाद लिफ्ट होटल के टॉप फ्लोर पर रुक गई थी। दीक्षा लिफ्ट से बाहर आ गई। उसे अभी भी बहुत डर लग रहा था। दीक्षा अभी ढंग से संभली भी नहीं थी कि उसे फिर से वो आदमी दिखा। दीक्षा को देखकर वो आदमी तिरछा सा मुस्कुरा दिया। वो तुरंत वहां से एक तरफ बनी गली में घुस गई। वहां दोनों तरफ ही कमरे बने हुए थे। दीक्षा कभी पीछे देखती तो कभी उन बंद दरवाजों को खोलने की कोशिश करती, लेकिन उसकी किस्मत कि एक भी दरवाज़ा खुला हुआ नहीं था। दीक्षा ने देखा कि वो आदमी अभी भी उसका पीछा कर रहा है, तो दीक्षा फिर से एक तरफ को मुड़ गई। कुछ आगे चलकर उसे एक दरवाज़ा दिखा जो खुला हुआ था। दीक्षा तुरंत उसके अंदर घुस गई और उसे लॉक करके उसी से लगकर खड़ी हो गई। वो एक बड़ा सा लिविंग रूम था। उस आदमी को जब दीक्षा कहीं नहीं दिखी तो वो उसे कोसता हुआ वहां से चला गया। वो बहुत गहरी गहरी सांसें ले रही थी। कुछ पल बाद जब वो संभली तो उसे अपने सामने एक दरवाज़ा दिखा। दीक्षा इतना घबरा गई थी कि वो बिना किसी और चीज़ पर ध्यान दिए उस रूम में चली गई। कमरे में कोई नहीं था, ये देखकर उसे थोड़ी तसल्ली हुई थी। लेकिन दीक्षा को अब अपने शरीर में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। उसे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। बहुत घुटन और गर्मी महसूस हो रही थी। प्यास से होंठ सूख रहे थे। दीक्षा ने अपने आसपास देखा तो उसे पानी का जग दिखा। वो तुरंत जग के पास गई और ग्लास में पानी डालकर उसे एक ही सांस में पी गई। लेकिन उसे थोड़ी भी राहत नहीं मिली, बल्कि हर गुजरते लम्हे के साथ उसे और ज़्यादा बेचैनी महसूस हो रही थी। वो बुरी तरह छटपटाने लगी। दीक्षा से जब और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो उस रूम से अटैच बाथरूम में चली गई। वो पूरी तरह लड़खड़ा रही थी। उस पर नशा पूरी तरह हावी हो चुका था। दीक्षा बाथरूम में आई और उसने शावर ऑन कर दिया। शावर के गिरते ठंडे पानी से उसके शरीर को थोड़ी राहत मिल रही थी। वो अपने हाथों से अपने चेहरे को, गले को और अपने हाथों को रगड़ रही थी। दीक्षा ने ध्यान ही नहीं दिया कि वो रूम किसी ने बुक करवा रखा है और वो रूम किसी और का नहीं बल्कि सक्षम का था। सक्षम बाहर लिविंग रूम में बैठा शराब पी रहा था। जब दीक्षा उसके कमरे में आई तब उसकी पीठ थी दीक्षा की तरफ, इसलिए ना उसे दीक्षा को देखा और ना ही दीक्षा उसे देख पाई। सक्षम बहुत ज़्यादा नशे में डूब चुका था। उसने आज बाकी दिनों से भी ज़्यादा शराब पी ली थी। काफ़ी देर तक शराब पीने के बाद वो अपने लड़खड़ाते कदमों के साथ अपने बेडरूम की तरफ चल दिया। सक्षम कमरे में आया तो उसे उस शांत से कमरे में कुछ आवाज़ें सुनाई दी। सक्षम ने ध्यान से सुना तो वो पानी गिरने की आवाज़ें थी जो बाथरूम से आ रही थी।
उसने तुरंत अपने कदम बाथरूम की तरफ बढ़ा दी। वो शराब पीने का आदी था, इसलिए कभी अपने होश नहीं खोता था। दीक्षा ने दरवाज़ा भी लॉक नहीं किया था, इसलिए वो बिना किसी परेशानी के बाथरूम के अंदर चला गया। दीक्षा की पीठ थी उसकी तरफ, इसलिए वो उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन किसी लड़की को अपने बाथरूम में देखकर उसकी त्योरियां चढ़ गई। वो तेज कदमों से दीक्षा के पास आया और उसे खुद की तरफ पलट लिया। दीक्षा अपनी अधखुली आंखों से उसे देखने लगी। वो दीक्षा को पहचान चुका था, लेकिन दीक्षा अपने होश खो चुकी थी, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाई। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई बिना मेरी परमिशन के मेरे कमरे में आने की? सक्षम ने अपने दांत पीसते हुए उससे पूछा, लेकिन वो उसे देखकर मदहोश होने लगी थी। वो उसके करीब खड़ा था, जिस वजह से शावर के पानी ने उसे भी भिगो दिया था। ब्लैक कलर की शर्ट जो गीली होने की वजह से उसके जिस्म से चिपक गई थी। दीक्षा का गला सूखने लगा था उसे देखकर। दीक्षा बेख्याली में ही अपना हाथ उठाया और उसके सीने पर अपनी उंगली रख दी, लेकिन उसकी ये हरकत सक्षम के गुस्से को हवा दे गई। उसने एक झटके में दीक्षा को पास की दीवार से लगा दिया और अपनी जलती निगाहों से उसे घूरने लगा। हल्का सांवला रंग और सलीके से सेट की हुई दाढ़ी और उस पर उसकी वो कातिल सी निगाहें। दीक्षा पूरी तरह से उसकी आंखों में खो चुकी थी। तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुमने मेरे रूम में आकर कितनी बड़ी गलती की है? वो उसे अपनी जलती निगाहों से घूर रहा था, लेकिन दीक्षा कुछ नहीं बोली। उस पर उसकी बातों का और गुस्से का कोई असर ही नहीं हो रहा था। अभी की अभी निकलो मेरे रूम से। जब वो कुछ नहीं बोली तो सक्षम शावर बंद करके उसका हाथ पकड़कर खींचता हुआ वॉशरूम से कमरे में ले आया। अब जाओ यहाँ से, सक्षम ने उसका हाथ छिटक दिया। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं रहना है, वो बोली तो सक्षम ने गुस्से में उसकी बाँह पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया। सुनो लड़की, मुझे कुछ भी उल्टा सीधा करने पर मजबूर मत करो, वरना तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। वो बहुत गुस्से में था। मैं क्या करूं? आप मुझे इतना अट्रैक्ट क्यों कर रहे हो? दीक्षा अपनी आंखें टिमटिमाते हुए मासूमियत से बोली। उसने फिर से उसके सीने पर अपना हाथ रख दिया था, तो इस बार सक्षम हल्के से हंस पड़ा। अब मैं समझा। तो तुम मुझे यहाँ सड्यूस करने आए हो, ताकि मुझे बहका कर मेरा फ़ायदा उठा सको, मुझे अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा सको। कोशिश तो बहुत अच्छी है तुम्हारी, लेकिन इंसान तुमने गलत चुन लिया। सक्षम के शब्द को उसकी बाँह पकड़कर बहुत नफरत से बोला। दीक्षा ने तो उसकी बात सुनी ही नहीं थी। उसकी नज़र तो सिर्फ उसके खुलते होठों पर थी। वो अपने पंजों पर खड़ी हो गई। सक्षम ने उसे खुद से दूर छिटक दिया था। प्लीज़ मुझसे दूर मत जाओ, मुझे ज़रूरत है आपकी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे यहीं रहना है प्लीज़। दीक्षा सक्षम के सीने से लग गई। उसकी करीबी से दीक्षा को राहत मिल रही थी। वो उसे छूना चाहती थी, उसके करीब रहना चाहती थी। तुम लड़कियां इतनी बेगैरत क्यों होती हो, जिन्हें सिर्फ पैसों और जिस्म की भूख होती है? किसी के पसंद नापसंद, किसी के जज्बातों से कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चेहरे से मासूम लगती हो, लेकिन दिल में सांप से भी ज़्यादा जहर भरा होता है। इतनी बेशर्म होती हो कि किसी भी अजनबी के साथ एक बेड शेयर करने से कोई गुरेज नहीं होता। सक्षम ने पीछे से उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा ठीक अपने चेहरे के सामने कर लिया था और सीधा उसकी आंखों में झांक रहा था। नफरत उसकी आंखों में साफ देखी जा सकती थी। अब तुम खुद को ही देख लो। चेहरे से दुनिया भर की मासूमियत छलकती है, लेकिन अंदर से उतनी ही चालबाज और शातिर हो। मुझे देखा तो मेरे जिस्म भा गया तुम्हें। मुझे एक बार पाने की ख्वाहिश जाग गई तुम्हारे दिल में, और अपनी उन्हीं ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मेरे बेडरूम तक आ गई। लेकिन कुछ ख्वाहिशें बहुत जानलेवा होती हैं। पूरी तो होती हैं, लेकिन बदले में बहुत तकलीफ दे जाती हैं, और वही तकलीफ आज तुम भी महसूस करोगी। सक्षम ने उसके ठंड से थरथराते होठों पर उंगली फेरकर आखिर के शब्द कहे थे। सक्षम ने और मजबूती से उसके बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया, तो उसकी नज़र एक पल को दीक्षा के सिर्फ गुलाबी होठों पर ठहर गई, जो ठंड की वजह से और गुलाबी हो गए थे। सुबह करीब 4 बजे दीक्षा थकान और नशे में होने की वजह से गहरी नींद में सो गई, लेकिन सक्षम की आंखों में नींद नहीं थी। वो उसके करीब लेटा अपनी खाली आंखों से उसे देख रहा था। दीक्षा खुद को कंबल में समेटे सो रही थी। सक्षम उसे देखते हुए काफ़ी कुछ सोच रहा था। उसे लड़कियों से नफरत थी। उसके लिए लड़कियां सिर्फ यूज़ एंड थ्रो की चीज़ थी। वो उन्हें सिर्फ एक सामान की तरह इस्तेमाल करके छोड़ देता था, और आज उन लड़कियों में दीक्षा का नाम भी शुमार हो चुका था। सक्षम कुछ देर उसे देखता रहा, फिर बेड से उठ कर के बाथरूम में चला गया। उसने शावर ऑन करके अपनी आंखें बंद कर ली।
कुछ देर वैसे ही खड़ा रहा और फिर शावर बंद करके बाथरोब पहनकर बाहर आ गया। बाहर आकर उसकी नज़र बेड पर गई। दीक्षा अभी भी गहरी नींद में सोई हुई थी। सक्षम ने जल्दी से कपड़े पहने और कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर एक बैग में डाल दिए। अपना सारा सामान रखने के बाद वो जाने के लिए तैयार खड़ा था। उसकी नज़रें एक बार फिर से बेड पर सोई हुई दीक्षा पर चली गई। तभी उसका फ़ोन बज उठा। सर, आधे घंटे बाद आपकी फ़्लाइट है। उसने फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ आई। आ रहा हूँ। सक्षम दीक्षा को देखते हुए ही बोला और तुरंत फ़ोन काट दिया। सक्षम दीक्षा के करीब बेड तक आया और एक चेक पर साइन करके उसे एक नज़र देखा और फिर एक पेपर पर कुछ लिखकर उसके पास वाले टेबल पर रख दिया और फिर दीक्षा को देखा। वो अभी भी झुका हुआ था, इसलिए उसका चेहरा दीक्षा के करीब था। दीक्षा सोते हुए बहुत मासूम लग रही थी। सक्षम की नज़र एक पल को उसके चेहरे पर ठहर गई। गुड बाय स्वीट हार्ट, मैं दोबारा तुम्हारी ये शक्ल कभी नहीं देखना चाहूँगा, कहते हुए सक्षम ने उसके चेहरे पर बिखरे बालों को एक तरफ कर दिया था। वो सीधा खड़ा हुआ और अपनी आंखों पर गॉगल्स चढ़ाकर तेज कदमों से कमरे से बाहर चला गया। नीचे आकर उसने चेकआउट किया और फिर होटल से बाहर खड़ी एक चमचमाती कार में बैठकर वहां से निकल गया। कमरे में दीक्षा अभी भी गहरी नींद में सोई हुई थी। दूसरी तरफ आकाश हॉस्पिटल के अंदर टेबल पर परेशानी से बैठा हुआ था। वो पूरी रात सोया नहीं था। अंदर चारों बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी। उसने गलती से किसी चीज़ में अजवाइन खा ली थी जिससे उसे एलर्जी है, इसलिए उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। वो पहले से बेहतर थी, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे इंजेक्शन और दवाइयाँ दी थी, जिस वजह से उसे अभी तक होश नहीं आया था। आकाश को सिर्फ चारू की ही नहीं बल्कि दीक्षा की भी फिक्र हो रही थी। वो चारू को हॉस्पिटल लाने के चक्कर में उसे वहीं छोड़ आया था। पता नहीं दीक्षा ठीक होगी या नहीं। ओ गॉड, वो ठीक से होटल पहुंच गई हो। एक तो उसके पास फ़ोन भी नहीं है। करीब 9 बजे जब सूरज की किरणें दीक्षा के चेहरे पर पड़ी तो उसकी नींद खुल गई और माथे पर शिकन आ गई। उसने आंखें बंद किए हुए ही अपना हाथ उठाकर सर पर रख लिया। सर में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। हाथ पैर बुरी तरह अकड़ गए थे। दीक्षा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और आसपास देखा। वो अपने कमरे में नहीं थी। ऊपर सीलिंग को घूरते हुए वो सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उससे बिल्कुल भी उठा नहीं गया। बदन के हर हिस्से में दर्द हो रहा था। वो फिर से बेड पर गिर गई। दर्द की वजह से अब उसकी आंखें गीली हो गई थी। उसने धीरे से करवट बदल ली तो उसके जिस्म में दर्द के मारे सिरहन दौड़ गई। उसने अपनी आंखें मींच ली। कुछ देर बाद आंखें खोली तो उसकी नज़र ज़मीन पर पड़ी उस ड्रेस पर पड़ी जो उसने कल रात पहन रखी थी। दीक्षा के चेहरे पर अब घबराहट आ गई थी। वो एक झटके से उठकर बैठ गई। उसका दिल अब किसी अनहोनी की आशंका से बुरी तरह घबरा गया था। उसने चारों तरफ कमरे को देखा, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन अपने आप को इस हालत में देखकर उसे लगा जैसे उसके शरीर में जान ही ना बची हो। दीक्षा को अब समझते देर नहीं लगी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। वो जोर जोर से रोना चाहती थी, लेकिन वो बुद्ध बनी बैठी रही। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसने फिर से खुद को ब्लैंकेट से ढक लिया और अपना मुंह घुट्टों में छुपाकर रो पड़ी। शरीर से ज़्यादा दर्द अब उसके दिल में हो रहा था। वो कुछ देर यूं ही रोती रही और फिर कुछ सोचकर अपने आंसू पोंछ लिए। खुद को ब्लैंकेट से ढककर वो अपने कपड़े उठाकर बाथरूम में चली गई। दीक्षा आईने के सामने खड़ी अपने शरीर को देख रही थी, जिस पर जगह जगह काले और लाल निशान बन चुके थे। किसी ने कितनी बेरहमी से उसके साथ वो सब किया था, और अफसोस की बात यह है कि उसे उस शख्स का चेहरा तक याद नहीं। ये सोचकर ही उसकी आंखों के आंसू नहीं रुक रहे थे। उसका दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया था। दीक्षा खुद की हालत देखकर सिसक पड़ी थी। ये मेरे साथ क्या हो गया भगवान? मैं किसी को क्या मुंह दिखाऊंगी? कोई मेरे साथ ये सब जैसे बोला भी नहीं जा रहा था जो उसके साथ हो चुका था। उसके रेंगटे खड़े हो गए थे। पूरा शरीर बुरी तरह कांप रहा था। उसने किसी तरह अपने कपड़े पहने और थके कदमों से बाहर आ गई। कोई उसका इस्तेमाल करके उसे अकेला छोड़कर जा चुका था। दीक्षा ने जल्दी से अपने आंसू साफ किए। वो अब यहाँ एक और पल रुकना नहीं चाहती थी। दीक्षा ने अपने आंसू साफ किए और जाने के लिए पलट गई, लेकिन तभी उसे कुछ खटका। उसने फिर से पीछे मुड़कर बेड की तरफ देखा तो उसकी नज़र साइड टेबल पर पड़े पेपर पर पड़ी। वो वहाँ गई और उसे उठाकर देखा। वहाँ एक ब्लैंक चेक और एक पेपर रखा हुआ था। दीक्षा ने उस पेपर को खोलकर उस पर लिखे शब्द पढ़े तो वो अवाक रह गई। एक ब्लैंक चेक छोड़े जा रहा हूँ तुम्हारे लिए। अपनी एक रात की जितनी कीमत लगा सकती हो उतने इस चेक में भर देना, और एक बात दोबारा लाइफ में मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना।
मैं एक बार यूज़ की हुई चीज़ों को दोबारा यूज़ करने का आदी नहीं हूँ। गुड बाय। दीक्षा थम से बेड पर गिर गई। खुद पर घिन आ गई उसे। कोई उसकी इज्जत की कीमत लगा गया था। क्या इतनी सस्ती है उसकी इज्जत कि कोई भी उसकी कीमत लगा सकता है? दीक्षा ने उस कागज़ के टुकड़े को अपनी मुट्ठी में भींच लिया। अभी तक तो वो ठीक से संभली भी नहीं थी कि इस एक कागज़ के टुकड़े ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। वो शख्स उसका इस्तेमाल करके उसे धुतकार कर चला गया था। दीक्षा को खुद पर और उस इंसान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने आंसू पोंछे और उस ब्लैंक चेक को देखा जिस पर उस शख्स का नाम लिखा था, जिसके हाथों वो अपनी इज्जत गंवा बैठी थी। उस चेक पर सक्षम बजाज लिखा हुआ था। सक्षम। दीक्षा ने होठों में ही उसका नाम बुदबुदाया और उस चेक और उस कागज़ के टुकड़े को लेकर होटल से बाहर आ गई। दीक्षा जल्दी से अपने होटल पहुंच जाना चाहती थी, इसलिए उसने एक टैक्सी वाले को रोका और उसमें बैठकर वहां से चली गई। उसकी आंखों से आंसू सूख ही नहीं रहे थे। ऑटो चालक भी उसे रोते हुए देख रहा था। मैडम, कोई परेशानी है क्या? ऑटो वाले ने उसके मुरझाए हुए चेहरे को ध्यान से देखा। नहीं। दीक्षा पहले तो चौंकी, लेकिन फिर संभल कर बोली। उसने तुरंत अपने आंसू साफ कर लिए। ऑटो वाले ने भी फिर कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद वो लोग होटल के सामने पहुंचे तो दीक्षा ने तुरंत उतरकर अंदर की तरफ कदम बढ़ा दिए। अरे मैडम, पैसे तो दो, पीछे से ऑटो वाले ने कहा तो दीक्षा के कदम रुक गए। उसने पलटकर देखा, वो ऑटो वाले को पैसे देना भूल गई थी, लेकिन उसके पास पैसे थे भी कहाँ। भैया, मेरे पास पैसे नहीं हैं। उसकी आंखों में फिर से नमी उतर आई थी। क्या मतलब पैसे नहीं हैं? जब पैसे नहीं थे तो ऑटो में क्यों बैठी थी? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बस मेरे पैसे चाहिए, वो दीक्षा से तेज आवाज में बोला, जिसे सुनकर दीक्षा डर गई। मेरे पास सच में पैसे नहीं हैं। अपनी बेबसी पर इस बार वो रो पड़ी थी। दीक्षा। ऑटो वाला कुछ कहता उससे पहले ही किसी ने दीक्षा का नाम पुकारा तो दीक्षा का रोना और तेज हो गया। उससे कुछ दूरी पर आकाश खड़ा था। दीक्षा तुरंत जाकर उससे लिपट गई। आकाश ने भी उसे अपने गले से लगा लिया। उसे लग रहा था कि दीक्षा पूरी रात उन दोनों से अलग थी, इसलिए रो रही है। सॉरी दीक्षा, चारू की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं पूरी रात उसके साथ हॉस्पिटल में था। और फिर तुम्हारा फ़ोन भी तो चारू ले गई थी, इसलिए मैं तुम्हें इन्फॉर्म भी नहीं कर पाया। अब जैसे ही डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज किया, हम तुरंत वापस आ गए। आकाश ने सारी बात बताई तो दीक्षा ने उससे अलग होकर उसे देखा। चारू भी उन दोनों के पास आकर खड़ी हो गई थी। तुम्हें क्या हुआ चारू? इस पागल ने गलती से अजवाइन खा ली थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अब यह बिल्कुल ठीक है। चारू की जगह आकाश ने जवाब दिया। चारू हल्का सा मुस्कुरा दी। अरे मैडम, मेरे पैसे तो दो। ऑटो वाला कब से अपने पैसे का इंतज़ार कर रहा था। दीक्षा ने आकाश से कहा तो उसने उसे पैसे दे दिए, तो वो अपने पैसे लेकर वहाँ से चला गया। वैसे तुम कहाँ से आ रही हो दीक्षा? चारू ने पूछा तो सुबह का हर एक लम्हा उसकी आंखों के आगे घूम गया। उसकी आंखों में फिर से नमी उतरने लगी थी। गला चौक हो गया था। उसे शब्द ही नहीं मिल रहे थे कुछ कहने के लिए। मैं मैं तुम दोनों को ढूंढने गई थी। मैं पूरी रात सो नहीं पाई, इसलिए मुझे अब नींद आ रही है। मैं तुम दोनों से बाद में मिलती हूँ। दीक्षा जल्दी से अपनी बात कहकर जाने के लिए मुड़ गई और तेज कदमों से अंदर चली गई। आकाश को अजीब लगा तो वो भी उसके पीछे जाने को हुआ, लेकिन तभी चारू ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। आकाश, प्लीज़ मुझे मेरे रूम तक छोड़ दो, चारू ने कहा तो आकाश मना नहीं कर पाया और फिर उसे लेकर अंदर चला गया। दीक्षा सीधा अपने कमरे में आई और दरवाज़ा बंद करके उसी से लगकर बैठ गई। वो इतनी देर से खुद को संभाले हुए थी, लेकिन अब उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो वहीं रोती हुए बैठ गई। खुद से नफरत सी महसूस हो रही थी उसे। किसी के सामने जाने में एक शर्म, एक झिझक महसूस कर रही थी। किसी का भी सामना करने की हिम्मत नहीं थी। अपनी ही नज़रों में गिर सी गई थी आज वो। रोते हुए ही उसकी नज़र जब अपने हाथ में पहनी उस चमचमाती अंगूठी पर पड़ी तो उसका दिल कांप उठा था। आकाश का वो मुस्कुराता चेहरा और उसकी आंखों में खुद के लिए बेहद प्यार ने उसे ग्लानि से भर दिया था। मैं अब क्या करूँगी? कैसे आकाश का सामना करूँगी? कैसे बताऊँ कि मैं अब उसके काबिल नहीं रही हूँ? वो मुझ जैसी लड़की से शादी तो क्या, दोस्ती भी रखना पसंद नहीं करेगा। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। कुछ नहीं बचा है अब मेरे पास। और और मम्मी पापा, उनको क्या बोलूँगी मैं? उन्हें कितना विश्वास था मुझ पर, और मैंने उनका भरोसा तोड़ दिया। मैं अब किसी से नज़रें मिलाने की काबिल भी नहीं रही। दीक्षा जितना ये सब सोच रही थी, उतना ही खुद की नज़रों में गिरती जा रही थी।
खुद को बहुत हारा हुआ महसूस कर रही थी वो। कल तक सब सही था और आज सब कुछ बर्बाद हो गया था। दीक्षा घंटों वहीं बैठी रोती रही और फिर रोते हुए वहीं सो गई। आकाश दीक्षा के पास जाना चाहता था, लेकिन चारू ने उसे ये कहकर उसके पास जाने से मना कर दिया कि वो पूरी रात सोए नहीं है, तो उसे कुछ देर आराम करने दे और खुद भी थोड़ी देर सो जाए। आखिर वो भी तो पूरी रात सोया नहीं था। आकाश को उसकी बात ठीक लगी तो वो अपने कमरे में चला गया। फ्रेश होकर बेड पर लेटा तो थके होने के कारण उसे तुरंत ही नींद आ गई। कई घंटों बाद दीक्षा बेसुध सी जमीन पर पड़ी थी। किसी ने तेज आवाज में दरवाजा खटखटाया तो उसकी नींद खुल गई, लेकिन उससे आंखें नहीं खोली गई। लगातार रोने की वजह से उसकी खूबसूरत सी आंखें सूज गई थी। आंखों में दर्द होने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे पलकें आपस में चिपक गई हों। बमुश्किल उसने अपनी आंखें खोली और 2-3 बार पलकों को झपकाया, तब जाकर वो सब कुछ ठीक से देख पाई। बाहर से कोई अभी भी लगातार दरवाज़ा खटखटा रहा था। वो ज़मीन पर लेटी हुई थी। ये देखकर उसने अपने पास में रखे टेबल को पकड़ लिया। उसके शरीर में इतनी भी जान नहीं बची थी कि वो खुद से खड़ी हो पाए। टेबल को पकड़कर वो खड़ी हुई और दरवाज़ा खोलने को हाथ बढ़ाया, तभी बाहर से आकाश की आवाज़ आई। दीक्षा, तुम्हें क्या हुआ है? दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हो? आकाश की आवाज़ सुनते ही दीक्षा दरवाजे से 2 कदम पीछे हट गई। उसमें ज़रा भी हिम्मत नहीं थी उसका सामना करने की। आकाश उसे बचपन से जानता था। वो उसकी आंखों को देखकर ही जान जाएगा कि वो किसी बात को लेकर परेशान है। इसलिए दीक्षा उसके सामने जाने से बच रही थी। वो खुद को किसी ऐसी जगह छुपा लेना चाहती थी जहाँ कोई उसे देख ना पाए। आकाश ने फिर से आवाज़ लगाई तो दीक्षा ने खुद को शांत करके एक गहरी सांस ली। आकाश, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही हो? मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर तुमसे बात करूँगी। तुम तुम अपने रूम में चले जाओ, मैं वहीं आ जाऊँगी। दीक्षा को और कोई बहाना नहीं मिला था। ठीक है, तुम जल्दी आना, बात बहुत ज़रूरी है, आकाश ने कहा और फिर चला गया। दीक्षा ने उसके जाते कदमों की आवाज़ सुनी तो उसने राहत की सांस ली। उसकी नज़र ज़मीन पर पड़े चेक और कागज़ के उस टुकड़े पर गई तो उसकी आंखें फिर से गीली हो गई। उसने उन दोनों को उठा लिया और फिर से कागज़ पर लिखे उन शब्दों को पढ़ने लगी। जितनी बार भी उन शब्दों को पढ़ती उतनी ही बार उसे खुद से और उस शख्स से नफरत होती जो उसके इस हालत का जिम्मेदार था। दीक्षा ने उस चेक और कागज़ के टुकड़े को कबर्ड में रखा और फिर बाथरूम में चली गई। खुद को आईने में देखा तो उसे खुद की हालत पर ही तरस आ गया। वो ऐसे तो कभी ना थी जैसी आज हो गई है, बिल्कुल लुटी हुई सी, जिंदगी से बेजार लड़की। उसके तो कई सपने थे, बहुत से अरमान और ख्वाहिशें थी जो उसकी एक रात की गलती की बलि चढ़ गए थे। अब तो उसे अपनी ज़िंदगी ही एक बोझ लग रही थी। मन में बार बार अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देने का ख्याल आ रहा था, लेकिन जब भी आंखों के आगे उसके हंसते मुस्कुराते परिवार का चेहरा आता तो वो खुद को संभाल लेती। वो एक बहुत समझदार और हालातों के आगे डटकर खड़ी रहने वाली लड़की थी, लेकिन जो उसके साथ हुआ था उसने उसे अंदर तक तोड़ कर रख दिया था। दीक्षा ने कुछ देर शावर लिया और कपड़े चेंज करके बाहर आ गई। आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल बनाए और फिर चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप करने लगी। उसका चेहरा बिल्कुल बेनूर हो गया था, जिस पर गहरी उदासी छाई हुई थी, जिसे वो मेकअप के पीछे छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसने खुद को एक बार आईने में देखा और एक गहरी सांस लेकर आकाश के कमरे में जाने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए। आखिर कभी ना कभी तो उसे आकाश का सामना करना ही था। वो आकाश के कमरे में आई तो उसने देखा कि वो परेशानी से इधर उधर चक्कर काट रहा था। उसे देखकर तुरंत उसके पास आ गया। आ गई तुम? क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? दीक्षा ने उसके परेशान चेहरे को देखकर पूछा। नहीं, कुछ भी नहीं। तुम जल्दी से जाकर बस अपना सामान पैक कर लो, हम अभी दिल्ली के लिए निकलेंगे। लेकिन हमारी तो 2 दिन बाद की टिकट है ना? थी, लेकिन मैंने कैंसिल करवा दी है क्योंकि हम आज ही जाएंगे। तुम जल्दी से अपना सारा सामान पैक कर लो, आकाश ने कहा तो दीक्षा अब कुछ नहीं बोली। वो खुद भी यहाँ से जितनी जल्दी हो चले जाना चाहती थी। उससे यहाँ अब एक पल भी नहीं रुका जा रहा था। वो कमरे में आकर अपने सारे कपड़े कबर्ड से निकालकर बैग में डालने लगी। उसने वो चेक और कागज़ का टुकड़ा भी अपने सामान में रख लिया था और बैग बंद करके बेड पर बैठ गई। वो अपने दिमाग पर जोर डालकर सब कुछ याद करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार नाकाम रहती। कुछ कुछ धुंधली यादें थी जिन्हें वो साफ नहीं देख पा रही थी। दीक्षा, चलो। आकाश उसके पास आया तो वो अपना बैग उठाकर उसके साथ चल दी।
आकाश ने फ्लाइट की टिकट बुक करवा दी थी, इसलिए कुछ देर बाद वो तीनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। दीक्षा का चेहरा अभी भी उदासी से सरोबार था। आकाश और चारू के चेहरे पर भी टेंशन थी, इसलिए उन्होंने दीक्षा पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दीक्षा खिड़की के बाहर पीछे छूटते बर्फ के पहाड़ों को देख रही थी। कितनी खुश थी वो जब यहाँ आई थी, लेकिन अब उसे यहाँ आने का फैसला अपनी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला लग रहा था। वो खुद को कोस रही थी यहाँ आने के लिए। न वो यहाँ आती और ना ही ये सब होता। उसे अपनी मम्मी की बात याद आ गई। उन्हें भी तो उसका शिमला आना कुछ खास पसंद नहीं आ रहा था। शायद इसलिए कहते हैं कि एक माँ अपने बच्चों पर आने वाली परेशानी पहले ही भांप लेती है। अपनी मम्मी को याद कर दीक्षा की आंखें नम हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और आकाश से अपना फ़ोन मांगा। उसने 2 दिन से अपने परिवार से बात नहीं की थी। वो उन्हें फ़ोन करके बताना चाहती थी कि वो घर वापस आ रही है। रहने दो ना दीक्षा, तुम उन्हें कॉल करोगी तो अपने आने के बारे में बताओगी तो उन्हें उतनी खुशी नहीं होगी जितना तुम्हें अचानक अपने सामने देखने पर होगी। वैसे भी हम घर जा ही तो रहे हैं ना। हाँ दीक्षा, आकाश बिल्कुल ठीक कह रहा है। बस कुछ ही घंटों की तो बात है, उसके बाद हम अपने शहर में होंगे, अपनी फैमिली के साथ। चारू ने भी कहा तो दीक्षा ने हामी भरी और फिर से अपनी नजरें पीछे छूटते रास्तों पर लगा दी। कुछ देर बाद वो लोग एयरपोर्ट पर थे। कुछ घंटों के सफ़र के बाद वो लोग दिल्ली पहुंच गए थे। आकाश ने कैब बुक करी और उसे एक हॉस्पिटल का एड्रेस दे दिया। दीक्षा अपने ख्याल में इतना गुम थी कि उसे आकाश की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। वो पूरे रास्ते खोई खोई से ही रही। कैब हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी और आकाश उसमें से बाहर निकल आया। उसने दीक्षा की तरफ का डोर ओपन किया और दीक्षा बाहर निकल आई। बाहर आकर उसने देखा कि वो एक हॉस्पिटल के सामने खड़ी है, तो वो जैसे होश में आई। उसने हैरानी से आकाश को देखा। आकाश, हम यहाँ क्यों आए हैं? उसने तुरंत आकाश से सवाल किया। अंदर चलो, सब पता चल जाएगा। आकाश ने दीक्षा का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया, लेकिन दीक्षा का दिल अब कुछ अनहोनी का सोचकर घबरा गया था। वो बार बार आकाश से पूछे जा रही थी, लेकिन आकाश ने कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से उसे लेकर अंदर चला गया। तुम यहीं रुको, मैं 1 मिनट में आया। आकाश दीक्षा को रुकने का कहकर रिसेप्शनिस्ट के पास चला गया। उसने रिसेप्शनिस्ट से कुछ पूछा और फिर वापस दीक्षा के पास आ गया। चलो, आकाश ने फिर से उसका हाथ पकड़ा और उसे लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। आकाश, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? वो दोनों जैसे ही ऊपर आए, दीक्षा ने फिर से सवाल किया। दीक्षा, वो एक्चुअली आकाश अभी कह ही रहा था कि दीक्षा की नज़र एक बेंच पर बैठी अपनी मम्मी पर पड़ी, तो उसने हैरानी से अपनी मम्मी को देखा। अंजना जी की आंखों में आंसू थे। उन्हीं के पास बैठी बानी अपनी नम आंखों से अपनी मम्मी को दिलासा दे रही थी। मम्मी? दीक्षा जल्दी से उनके पास आ गई। उन दोनों ने भी उठकर उसे देखा। दीक्षा को देखकर बानी उसके गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। दीक्षा हैरान सी उसे देख रही थी। बानी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मम्मी, क्या हुआ? दीक्षा कभी अपनी मम्मी से तो कभी बानी से पूछ रही थी, लेकिन वो दोनों कुछ बोली नहीं, बस रोती रही। दीक्षा, आकाश ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने पलटकर उसे देखा। उसकी आंखें आकाश से सवाल कर रही थी। आकाश? दीक्षा, वो एक्चुअली अंकल अंकल को हार्ट अटैक आया है, आकाश ने कहा तो दीक्षा जड़ से वहीं खड़ी रह गई। उसे एक गहरा धक्का सा लगा ये सुनकर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? दीक्षा ने गुस्से में आकाश का हाथ झटक दिया। वो सच कह रहे हैं दी, पापा को सच में, कहते हुए बानी उसके गले लग गई। दीक्षा की आंखों में भी आंसू आ गए। दीक्षा के पापा सुबह हार्ट अटैक आ गया था। अंजना जी उन्हें हॉस्पिटल ले आई थी। उन्होंने दीक्षा को भी फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन आकाश के पास था, तो उन्होंने आकाश को बता दिया। दीक्षा अपनी मम्मी के पास बैठकर उन्हें दिलासा दे रही थी, जबकि उसे खुद बहुत बड़ा धक्का लगा था। अभी तक तो वो अपने दर्द से उभरी भी नहीं थी कि एक नई मुसीबत उसके सामने आ खड़ी हुई थी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया था, अपनी माँ और अपनी बहन के लिए। आकाश भी वहीं था उसके साथ। चारों कुछ देर रुक कर चली गई थी। डॉक्टर बाहर आए तो वो सब उठकर तुरंत उनके पास चले गए। डॉक्टर, मेरे पापा? दीक्षा ने जल्दी से पूछा। अभी के लिए तो स्टेबल हैं, कुछ टेस्ट किए हैं, कल सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी तो सब क्लियर हो जाएगा, डॉक्टर कहकर चले गए। दीक्षा की मम्मी रोते हुए फिर से वहीं बैठ गई थी। अब उनको सबको कल सुबह तक का इंतज़ार था।
दीक्षा कुछ दूर खड़ी अपनी मम्मी और बहन को रोते हुए देख रही थी। उसमें अब जरा भी हिम्मत नहीं बची थी उनके करीब जाकर उन्हें चुप करवाने की। वो चुपचाप वहां से दूसरी तरफ आ गई और अपने चेहरे पर हाथ रखकर सिसक पड़ी। उसका हमेशा हंसता खेलता परिवार आज इस दौर से गुजर रहा था। उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा तो उसने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए और पलटकर देखा तो सामने आकाश खड़ा था। दीक्षा उसे देखकर खुद को रोक नहीं पाई और उसके गले लग गई। वो काफी देर तक रोती रही। आकाश ने भी उसे नहीं रोका। शाम को आकाश के मम्मी पापा भी उनसे मिलने आए थे। आकाश की मम्मी उन सबके लिए खाना लाई थी। दीक्षा ने बहुत मुश्किल से अपनी मम्मी को थोड़ा सा खाना खिलाया। आकाश ने भी बानी को थोड़ा सा खाना खिला दिया। आकाश ने दीक्षा से भी कहा लेकिन उसने मना कर दिया, तो वो उसे कैंटीन में ले आया। उन दोनों के लिए कॉफ़ी ऑर्डर कर दी। आकाश, तुम्हें बेंगलोर चले जाना चाहिए, दीक्षा ने आकाश से कहा। तो आकाश ने हैरानी से उसे देखा। उसने तो अभी तक किसी को बताया भी नहीं था कि उसे अपनी जॉब की वजह से एक हफ्ते के लिए अर्जेंटली बेंगलोर जाना पड़ेगा। तुम जब फ़ोन पर बात कर रहे थे तब मैंने सुन लिया था। दीक्षा ने उसकी आंखों में सवाल देखकर खुद ही जवाब दे दिया। तो तुमने ये भी सुना होगा कि मैंने जाने से मना कर दिया था। लेकिन क्यों? वजह तुम जानती हो। मैं तुम्हें इन हालातों में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता, आकाश ने कहा तो दीक्षा हल्का सा मुस्कुरा दी। मैं जानती हूँ तुम हमेशा मेरे साथ हो, लेकिन तुम्हारे इस साथ के लिए मैं खुद गर्ज नहीं हो सकती। ये जॉब सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, अंकल आंटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है आकाश। तुमने मेरे बारे में तो सोच लिया, लेकिन उनका क्या? मैं समझ रही हूँ तुम्हारी बात, लेकिन मेरे लिए तुम भी उतनी ही ज़रूरी हो जितने वो। टू बी कंटिन्यूड।